नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यही रात भारी, यही रात अंतिम, कयामत की रात, खासतौर पर महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, क्योंकि वहां दो ही हो सकता है, या सरकारें बदल सकती हैं या फिर जो सत्ता में है वही फिर 5 साल के लिए चुने जा सकते हैं। लेकिन बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है। भले ही ये 4 विधानसभा के उपचुनाव हैं, लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो इसकी महत्ता उन राज्यों से कम नहीं है। भले ही 4 राज्य मतलब 4 विधानसभा क्षेत्रों में हार जीत का बहुत प्रभाव वर्तमान सरकार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अगला चुनाव होने वाला है 2025 की जो लड़ाई है, जो कि सबसे बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए ये 4 जो विधानसभा क्षेत्र के जो परिणाम हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। काफ़ी उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है। झारखंड, महाराष्ट्र में पूरे देश की नज़र लगी हुई है, लेकिन बिहार के 4 उपचुनाव के परिणाम पर यहाँ के सभी राजनीतिक दलों की पैनी दृष्टि लगी हुई है। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, तरारी, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में इस उपचुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। सब मैदान में उतरे, सबने प्रचार किया। लालू प्रसाद यादव ने भी प्रचार किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रचार किया, और प्रशांत किशोर। हाँ, ये बता दें कि ये जो चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक नई पार्टी जनसुराज, प्रशांत किशोर जिसके संरक्षक हैं, उस पार्टी का भी आगाज हो रहा है। उसको भी देखना है कि सीट आती है, नहीं आती है, अगर आती है तो कितनी आती है, नहीं आती है तो कितना प्रतिशत वोट आता है, इस पर भी काफ़ी कुछ खेल रहेगा। देखिए, सीट जीतना महत्वपूर्ण उतना नहीं है, महत्वपूर्ण तो है ही सीट जीतना, लेकिन वोट प्रतिशत का आना भी, जनता कितनी प्रतिशत जनता आपको चाहती है, ये भी काफ़ी मायने रखता है। हम लोगों ने जो अपना आकलन किया था उसके अनुसार अगर हम बता दें तो 3 सीटें, 4 में से 3 सीटें एनडीए के पाले में जा रही थी और 1 सीट महागठबंधन के। अब देखिए इसमें कहाँ तक ये सही हो पाता है, लेकिन प्रशांत किशोर को भी हम कम नहीं आंक रहे हैं, उनकी पार्टी को भी हम कम नहीं आंक रहे हैं। खासतौर पर बेलागंज और इमामगंज में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सीट भले ना जीतें, लेकिन वोट का प्रतिशत अच्छा रहेगा। तरारी में उतनी अच्छी नहीं है पोजीशन उनकी, और रामगढ़ में भी ठीक ठाक है। मतलब वहाँ तो चतुष्कोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन लड़ाई में बीजेपी और बीएसपी है। बीएसपी चूंकि वो इलाका रामगढ़ का वो यूपी से सटा हुआ है, तो बीएसपी का भी अच्छा प्रभाव वहाँ पर है। दूसरे बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं, उनके चचा कभी आरजेडी में हुआ करते थे और वो यादव जाति से आते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उनको मिला है। प्रशांत किशोर की बात हो ही गई। आरजेडी का प्रदर्शन जहाँ तक कहें तो आरजेडी का बेलागंज में सबसे मजबूत गढ़ रहा है आरजेडी का। पिछले 24 सालों से उस गढ़ पर काबिज है। काबिज जो व्यक्ति हैं, जो नेता हैं सुरेंद्र यादव, उन्हीं के पुत्र विश्वनाथ सिंह इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। तो वो एक मजबूत गढ़ माना जा रहा था, लेकिन इस बार गढ़ बच पाता है कि नहीं, ये देखना होगा। उसके कई कारण हैं, हम लोगों ने पहले भी वीडियो में इस पर बातचीत की है। इमामगंज में आरजेडी का प्रदर्शन कहा जा रहा है कि ठीक ठाक है, वहाँ पर अच्छा हो सकता है।
वहाँ जनसुराज ने जितेंद्र पासवान, जो कि डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर है, उनको उतारा है। और जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उतारा है। तो वो भी गढ़ जो है एक तरीके से जीतन राम मांझी का है। 2 बार से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं वहाँ से। तो वो गढ़ बच पाता है कि नहीं। रामगढ़ नाम ही गढ़ है, और ये गढ़ है जगदानंद सिंह का, जो कि लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे। उनके पुत्र जीते, वो जिसको चाहे जो जिताया, अंबिका यादव को जिताया। इस बार गढ़ बच पाता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। तरारी की जहाँ तक बात है तो सुनील पांडे, जो कि पहले जेडीयू में थे, बाद में एलजेपी में गए, फिर इस बार फिर उन्होंने निर्दलीय भी लड़ा, और इस बार उनका बेटा जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में। तो वो भी हम मान के चलते हैं कि गढ़ है, तो वो बच पाता है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस बार लड़ाई सीटों की नहीं है, गढ़ बचाने की भी है। आप गढ़ कितना अपना बचा पा रहे हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट पर अगर जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा बिहार में एक राजनीतिक हलचल हो जाएगी, मैं कहूँगा। क्योंकि शुरुआत में अगर इस तरह की बात हो जाती है तो निश्चित तौर पर पार्टी का मनोबल भी बढ़ेगा, और दूसरी पार्टियों को इससे चिंता भी बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो जाता है तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रशांत किशोर के लिए भी। देखिए, कोई भी नई पार्टी अपने आप को उपचुनाव में नहीं आजमाती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये रिस्क लिया है, और ये रिस्क उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसान भी करा सकता है। नुकसान की जहाँ तक बात है तो वोट परसेंटेज कितना आता है उस पर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं होंगी। अगर अच्छा वोट प्रतिशत आता है सीट न जीतते हुए भी, तब भी एक अच्छी सफलता मानी जाएगी। देखिए, लड़ाई यहाँ पर पिछले कई चुनावों से आमने सामने की हुई है लड़ाई, या तो एनडीए या तो इंडिया गठबंधन के बीच, महागठबंधन के बीच। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक तीसरा कोण भी बनाया इस चुनाव में, और इस कोण से सभी परेशान रहे, सभी जो बड़ी पार्टियां हैं वो परेशान रहे। तो निश्चित तौर पर जो परिणाम आएंगे उसकी व्याख्या होगी, उसका विश्लेषण होगा कि आखिर किस रूप में इसको 2025 के चुनाव के संदर्भ में देखा जाए, और एक तस्वीर बन सकेगी मन मस्तिष्क में कि 2025 में क्या हो सकता है। भले ही पहले ही कहा कि 4 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इसको सेमीफाइनल मानकर चला जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रात बहुत ही भारी है, और प्रतीक्षा अभी कुछ ही घंटों की प्रतीक्षा है, उसके बाद परिणाम भी आने लगेंगे। आप ये परिणाम बिहार तक पर सबसे तेज, सबसे जल्दी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।